हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं, जिसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से लिए गए हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपके आने ही वाले हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम अध्याय 1 से लेके अध्याय 2 के आज के इस वीडियो में देख लेंगे एंड आगे के जो चैप्टर मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय सभी टाइप के प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिख लिया है पहले ही, ताकि आपको समझाने में टाइम ज़्यादा ना लगे। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके चैप्टर 1 से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 जो आपका ठोस अवस्था है उससे ये चैप्टर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या रहता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है या अपरिवर्तित रहता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता। Fe3O4 का क्रिस्टल है प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय या इनमें से कोई नहीं? तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो मैंने आपको जब शॉर्टकी दोष पढ़ाया था और फ्रैंकल दोष, तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ा था AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये जो है दोनों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ग्रेफाइट है, कैसा है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है या आणविक ठोस है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्रेफाइट है वो सहसंयोजी ठोस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है अनिश्चित व्यवस्था, लघु परास व्यवस्था, दीर्घ परास व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक क्रिस्टल ठोस में होती है दीर्घ परास व्यवस्था। ये हमने पहले ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुका हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, नहीं भी आ रहा होगा तो एग्जाम के लिए अब आपको तैयार कर लेने ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांच को अतिशीतल द्रव क्यों माना जाता है? जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों जानते होंगे कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा पुरानी घर बना हुआ होता है तो आपने देखा होगा कि जिसमें खिड़की में जो कांच लगा हुआ है, शीशा जो लगा हुआ होता है, वो आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ से मोटा होता है और ऊपर की तरफ से पतला होता है, क्योंकि कांच भी बहता है। ठीक है, कांच भी एक द्रव है जो कि बहुत अतिशीतित यानी कि बहुत धीमी गति से बहता है। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुणों को प्रदर्शित करता है। द्रवों के समान उसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। इसका यह गुण पुरानी इमारतों के कांचों में देखा जा सकता है, जो तली पर कुछ मोटा होता है। यह केवल तभी संभव है जब यह अत्यंत मंद गति से द्रव के समान प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो आपने पुराने घर जो होते हैं बहुत ज़्यादा पुराने, तो उसमें देखा हुआ, उसमें जो खिड़की में कांच लगा हुआ होता है वो ऊपर की तरफ से पतला होता है और नीचे की तरफ से मोटा होता है, क्योंकि कांच भी बहुत अतिशीतित यानी कि बहुत मंद गति से बहता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। तो 2 चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर नहीं दिए हुए हैं, मैंने अलग से इन पे वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग सर्च कर लीजिए, आगे चैनल का नाम डालेंगे तो आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों नहीं होता ये बताना है आपको। संकुलन दक्षता या फिर इसी बोलते हैं हम संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको ड्राइव करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। डिटेल में वीडियो इस पर भी बना हुआ है। आगे देखिए कुछ लघुत्तरीय प्रश्न है इसके, वो भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 58.5 ग्राम NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके निकाल लीजिएगा, करा रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 है, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोशिका के कोरों की लंबाई 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है तथा घनत्व 10.5 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर की पावर -3 हो तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। देखिए एक क्वेश्चन आपका ऐसा पूछता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 101% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका ऐसा एक पूछेगा। ठीक है, इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आपका आना ही आना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चांदी का क्रिस्टलीकरण या कोई और आएगा जरूर लेकिन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका अच्छे से, ऐसा भी पूछ लेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा ही पूछ लिया आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट में ही डाल दिया है।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोषों को उदाहरण सहित परिभाषित करो। तो ये मैंने कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा, चैनल के फ्रंट पेज पे ही आपको मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, या आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सीक्वेंस से सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अब। तो दोस्तों 14वां क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि बड़े नंबर में कोई प्रश्न पूछे, 5 नंबर में बहुत कम चांसेस है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया है, क्रिस्टल तंत्रों के प्रकारों की विवेचना कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, लेकिन बहुत 5% या 4% चांसेस है कि ये आपका क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इस चैप्टर से कोई भी बड़ा नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 होगा विलयन। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 2 क्या है, विलयन। तो उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेंगे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रवाह है, क्या है? 0.19, 0.019, 0.0019, 0.0019। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 0.0019, ठीक है। शुद्ध जल की मोलरता है, क्या है? 55.56, 5.556, 0.18, 0.018। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 55.56, ठीक है। नंबर 3 है किसी सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक KB की गणना की जा सकती है। तो इसमें से कौन सा सूत्र आपका है बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा M×TB×W/1000 ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है आपके पेपर में, ठीक है, मोलरता ज्ञात करने का। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्या गुण नहीं है? बाष्प दाब अवनमन में नहीं है, हिमांक अवनमन में नहीं है, पृष्ठ तनाव में नहीं है, या फिर परासरण दाब में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पृष्ठ तनाव। इसमें विलयन के अनुसंख्या गुण नहीं होते हैं। नंबर 5 पे निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? स्वर्ण संख्या का, पोटेशियम क्लोराइड विलयन का, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का, एल्यूमिनियम फॉस्फेट विलयन का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्वर्ण संख्या। दोस्तों इसका परासरण दाब सबसे कम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक या 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र लगा के आराम से मोलरता आप निकाल लोगे, ठीक है। नंबर 7 पे समप्रसारी विलयन किसे कहते हैं? इनका सबका वीडियो डिटेल में बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अलग से बनी हुई, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली, और भी मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। तो नंबर 7 पे समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, समपरासारी विलयन कहते हैं, ठीक है। नंबर 8 पे है विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ हो, ठीक है। तो ये आपको निकालना है विलयन की मोलरता यहाँ से। नंबर 9 पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 होता है को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, ठीक है। जल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ऐसे न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मैंने भी करा दिए 1-2, आपको उनकी हेल्प लेकर इसको भी सॉल्व कर लेना है इजीली, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है देखिए, 10वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 79 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रवाह ज्ञात करना है, आपको अलग अलग सेपरेटली ज्ञात करना है, ठीक है। नंबर 11 पे दिया हुआ है निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको देगा, 1, 2, 3, 4, इन 4 में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में एक आने ही वाला है, 101% आएगा। मोल प्रवाह ऑब्लिक मोलंस, मोल प्रवाह को ही मोलंस कहते हैं, ठीक है। मोलरता, मोललता या फिर द्रव्यमान प्रतिशत, इन 4 में से कोई ना कोई आपको एक देखने के लिए मिल जाएगा आपके एग्जाम 2024 में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से हो गए हैं। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका खत्म हो गया है, बस आपको इतना मटेरियल तैयार कर लेना है 2024 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आप इतना कर लोगे तो आपकी अच्छी खासी परसेंटेज आ जाएगी। तो चलिए हम मिलेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।